हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। आज हम स्थिर वैद्युतिकी का भाग 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म। फिर से मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है आवेशों के गुणधर्म, उसमें से 2 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आवेशों की जब हमने बोला था कि किसी वस्तु को किस किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, मतलब आवेशों किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियों वाले लेक्चर में, जो था लेक्चर नंबर 2। तो उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। उसमें से एक प्रॉपर्टी यही थी कि जब भी हम समान आवेशों को एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम 2 वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो उनमें आवेश का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में आवेश क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था उस टाइम, ये मेटल का अपन ने एक गोला लिया था, चालक गोला लिया था, और मैंने बोला था इसके पास में हम रॉड लेकर आते हैं। जैसे सपोज ये धनावेशित रॉड है और इस पर 10 कूलाम चार्ज आवेश है, तो इनमें आवेशों का आदान प्रदान कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों में समान आवेश नहीं आ जाते। मतलब जब तक इसमें 5 कूलाम और इसमें 5 कूलाम आवेश नहीं आ जाते तब तक उनमें आवेशों का आदान प्रदान होता रहेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने विद्युत प्रेरण भी देख लिया था कि जब भी हम किसी आवेशित वस्तु के पास में दूसरी अनावेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो उसकी पास वाली सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उसके बाद की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। फाइन। सो देखते हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो है आवेशों की योज्यता, यानी आवेशों का योग करना। सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ईजी है ये टॉपिक कि भाई मेरे पास ये कोई इर्रेगुलर वस्तु है, मतलब असमान वस्तु है। हो सकता है एक समान वस्तु, हो सकता है असमान वस्तु। तो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे 2 कूलाम आवेश है, यहाँ पे 3 कूलाम आवेश है, यहाँ पे माइनस का 5 कूलाम आवेश है, इस पर 6 कूलाम आवेश है और इस पर लेट से 8 कूलाम, कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम नंबर है। तो मैंने बोला कि आवेशों के योग का गुणधर्म क्या बोलता है कि अगर किसी वस्तु पर इस तरीके से आवेश जो है इस तरीके से वितरित है असमान रूप से, तो आप उनका योग कर सकते हैं अगर आप उस वस्तु पर कुल आवेश की गणना करना चाहते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आप किसी वस्तु पर कुल आवेश की गणना करना चाहते हैं तो उसमें जितने भी असमान रूप से वितरित आवेश हैं उनको सीधा सीधा जोड़ दीजिए। यानी अगर मैं पूछूं इस बॉडी पे, इस वस्तु पे कुल कितना आवेश है, तो आप सबको जोड़ दीजिए। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 में से 5 हम माइनस कर देंगे, यानी इसके ऊपर कुल आवेश कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 कूलाम। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता का नियम यही है कि अगर हमें किसी वस्तु पर कुल आवेशों की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, उस पर जितने भी आवेश हैं उन सब का क्या कर देंगे, योग कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की गणना चाहते हैं, माना कि वो क्या है, आवेश क्यू है या स्मॉल क्यू, जो भी आप लेना चाहें। सपोज मैंने स्मॉल क्यू लिया, तो जो कुल आवेश है यानी नेट आवेश बोल सकते हैं, कुल आवेश बोल सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएंगे, उस वस्तु पर जितने भी आवेश हैं उन सब के बराबर। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Qn। जितने भी आवेश है आप उसको जोड़ दीजिए। ध्यान ये रखना है, अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश ही लेना है और धनावेश है तो उसको धनावेश ही कंसिडर करके चलना है। तो ये था हमारा पहला पार्ट, यानी पहला इसका गुणधर्म, आवेशों की योज्यता का मतलब है किसी वस्तु पर अगर हमें कुल आवेशों की गणना करनी है तो हम उस पर जितने भी आवेश हैं उन सब का क्या कर देंगे, सीधा सीधा योग कर देंगे, बीजीय योग कर देंगे। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका बीजीय योग कर देंगे, या हम ऐसा बोल सकते हैं वस्तु पर कुल आवेश जो है उसके बीजीय आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजीय योग मतलब सीधा सीधा एडिशन करना। फाइन, तो ये हमारा पहला लॉ था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसके लिए आप पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, हम यहाँ पे 2 चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो द्रव्यमान पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा हम देखेंगे आवेश पर वेग का प्रभाव क्या पड़ता है।
ठीक है, पहले हम द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, फिर आवेश के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जो द्रव्यमान होता है उसका वेग बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है, लेकिन कब? यदि उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर या उसके आसपास हो। यदि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो या उसके आसपास हो, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि उसका जो द्रव्यमान है वो क्या है? बढ़ता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन का जो आपेक्षिकता का सिद्धांत है वो यही कहता है, जो उसकी बहुत, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। आपेक्षिकता का सिद्धांत जो उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी E = mc²। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी वस्तु का वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर या उसके आसपास है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। जहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो आपका द्रव्यमान है वो परिवर्तित होता रहता है। इसको हम लिख सकते हैं m = m0 रूट में 1 - v²/c², जहाँ पे v वस्तु का वेग है और c उस प्रकाश का वेग है। आपको पता ही होगा c किसको निरूपित करता है? प्रकाश के वेग को। पर ये हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी वस्तु का वेग बढ़ाते हैं तो अगर उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तभी उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अदरवाइज हमने पढ़ा है कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है। कब तक? जब तक वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। लेकिन अगर वो प्रकाश के वेग से चल रहा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, और बलों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ता है। वो द्रव्यमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके पास जो गतिज ऊर्जा है कहीं ना कहीं उसके द्रव्यमान को बढ़ाने का काम करती है। अब ये इस अपेक्षिता के सिद्धांत के अंदर है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना हमको पता करना है कि अगर हम किसी वस्तु के वेग को बढ़ाते हैं तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? बढ़ेगा, अगर उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। लेकिन किसी भी वस्तु को प्रकाश के वेग के बराबर वेग देना संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं वस्तु को यहाँ पर प्रकाश के वेग के बराबर वेग दे दूँ तो यहाँ पर आपको पता है ये दोनों टर्म कट जाएगी। जब कटेगी तो स्केल हो जाएगी 1, तो 1 - 1 आ जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 विल गिव यू इन्फाइनाइट, मतलब स्केल हो जाएगी अनंत। यानी उस वस्तु की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर आ गई? अनंत के बराबर। और किसी वस्तु की ऊर्जा अनंत, उसकी ऊर्जा जो है अनंत के बराबर रखनी है आपको, तो उसको आपको अनंत ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। अनंत और किसी भी वस्तु को अनंत ऊर्जा देना संभव नहीं है। इसलिए ये जो है सिर्फ एक प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ अभी यही समझना है कि अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आवेशों के साथ ऐसा नहीं है, आवेशों का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आप आवेश को कितनी भी गति से गति करा दीजिए, उस पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आवेश को आप गति कैसे करा सकते हैं? आवेश को गति कराना संभव नहीं है। आपको द्रव्यमान को गति करानी पड़ेगी, किसी वस्तु को गति करानी पड़ेगी, और इस वस्तु पर कुछ ना कुछ आवेश निरूपित होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आवेश एक्चुअल में कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको आप देख सकें। आवेश तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी दिखेगा आपको, तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं जब वो किसी द्रव्यमान पर हो। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह संभव है कि केवल द्रव्यमान एग्जिस्ट करता हो अलग से, सेपरेटली, ठीक है। मतलब द्रव्यमान जो अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना, ये अलग से एग्जिस्ट कर रहा है ना, हो सकता है इस पर भी आवेश नहीं, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे हाथ में आवेश है तो ये संभव नहीं है। यानी अगर द्रव्यमान एग्जिस्ट करता है तो ही आवेश एग्जिस्ट कर सकता है, आवेश अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द्रव्यमान अलग से एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन आवेश अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी जब तक द्रव्यमान नहीं होगा तब तक आवेश होना असंभव है, ठीक है। इसी को लेकर के हमारे जे थॉमसन ने, पढ़ा होगा आपने, जे थॉमसन, जिसने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब के थ्रू। और वो आपके पुराने जो टीवीज़ होते थे उसमें चलता था, वो कुछ इस तरीके का टीवी जो होता था, जिसमें यहाँ पर हम 2 चुंबक लगाते थे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता था, और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता था। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की एक बीम डालते थे और उस तरीके से डिविएट होती थी, इस तरीके से विचलित होती थी। यहाँ पे जिंक सल्फेट की कोटिंग होती थी और यहाँ पे वो भाग चमकता था, ठीक है। इस तरीके से उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। तो इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उसने एक चीज़ और डिस्कवर करी, वो थी E/m। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज।
ठीक है। यहाँ पे ई जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एम उसका द्रव्यमान है। एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की गणना भी इसी से की गई थी। इसका मान आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एक्यूरेट वैल्यू 1.6032 थी, लेकिन हम इसको 1.6 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ई अपॉन एम जो है ये विशिष्ट आवेश है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें बताता है कि आवेश स्वयं अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अलग से दिखेगा ही नहीं, होता ही नहीं है। जब तक आपका द्रव्यमान नहीं होगा तब तक आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो सारी बाहर की कहानी। जो मेन इस टॉपिक के अंदर, इस गुणधर्म के अंदर हमको पढ़ना है वो यही है कि आवेश किसी भी जिस वस्तु पर आवेश है वो किसी भी वेग से गति करे, आवेश पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इस मार्कर के ऊपर पहले 2 कूलम आवेश था और उसको मैं प्रकाश के वेग से भी फेंक दूं तो भी इस पर 2 कूलम आवेश ही रहेगा, चाहे इस मार्कर का द्रव्यमान बढ़ जाए या घट जाए। बढ़ेगा ऑब्वियस है, बट इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आवेश पर वस्तु के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारी कहानी बस यही है। बस मैंने आपको ये बताया था इससे पहले कि अगर हम किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से गति कराते तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, ऐसा अपेक्षितता का सिद्धांत बोलता है, ठीक है, जो आइंस्टीन ने दिया था। और मैंने ये भी आपको बताया कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। ई अपॉन एम जो है उसको अपन विशिष्ट आवेश बोलते हैं, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एम आपको पता ही है, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू, एम की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताइए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलो, ठीक है। सो ये था हमारे आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। चलिए, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो घिसने से क्या होता है, एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाते हैं, दूसरी वस्तु में। कहीं ना कहीं एक ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, छीन लिए। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। छोटे भाई जो था वो थोड़ा सा इनोसेंट था, तो बड़े भाई ने उसके कुछ जो भी उसके पास था, टॉफ़ीज़ थी, चॉकलेट थी, उसे छीन ली। तो इसी तरीके का था कि जब हमने 2 वस्तुओं को रगड़ा तो एक पर इलेक्ट्रॉन चले गए और दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी कमी आ गई। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वो ऋणावेशित, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई वो धनावेशित। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है। जैसे अपन ने शुरू से एग्जाम्पल लिया है ग्लास की छड़ का, कांच की छड़ का और सूत के कपड़े का, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेशों का आदान प्रदान होता है तो आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं। आवेशों का कभी भी ह्रास नहीं होगा, वो कहीं जाते नहीं हैं, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ स्थानांतरित होते हैं। उनका विनाश संभव नहीं है, ना ही उनका निर्माण संभव है। ना तो कहीं से नए आवेश उड़कर आ जाएंगे उन बॉडीज़ पर, उन वस्तुओं पर, ना तो उनके आवेशों का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलता है, वो कहता है यदि किसी वस्तु पर आवेशों का आदान प्रदान होता है तो कुल आवेश संरक्षित रहते हैं, ठीक है। सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था ना, जब किसी रॉड को किसी हमने मेटल की बॉल के पास में यानी किसी चालक गोले के पास में लेके गए थे, तो दोनों में 5-5 कूलम आवेशों का बराबर वितरण हो गया था, लेकिन आवेशों का कोई विनाश नहीं हुआ था। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल है, हम बात करेंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है, जिस पर कितना आवेश होता है, 1.-1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज़ और होती है जिसको अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एक और होता है पॉजिट्रॉन जिसको बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन है। इसमें द्रव्यमान भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन इसके ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनावेश होता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो हमारा आगे चैप्टर आएगा पॉजिट्रॉन, ठीक है। आगे जो हमारा
एटॉमिक फिजिक्स वाला चैप्टर आएगा, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर आएगा जब हम पॉजिट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उतना ही आवेश इसके ऊपर भी होता है, उतना ही इसका द्रव्यमान होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन का होता है, बस इसके ऊपर आवेश होता है वो धनावेश होता है। इसका भी द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलो है और इसका भी इतना ही है, सेम चीज़ें इसके अंदर भी, ठीक है। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को ऐड करते हैं, उनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं, उनको पास पास मिलाते हैं, तो ये रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। वो रेडिएशन किस प्रकार का होता है? वो होता है गामा रेडिएशन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं गामा रेडिएशन, ठीक है। ये गामा रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उसके बारे में भी डिटेल में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसके ऊपर भी इतना आवेश था, इसके ऊपर भी इतना आवेश था, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कुल आवेश जो है वो निरस्त होकर वस्तु उदासीन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इन दोनों में कुछ ऊर्जा थी, वो ऊर्जा जो है, इनका जो आवेश है, कुल आवेश से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो गामा रेडिएशन के रूप में जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। इसका मान होगा 1.02 मेगाहर्ट्ज़ इसकी एनर्जी होगी, सॉरी मेगाहर्ट्ज़ क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट इसकी एनर्जी होगी। जो हम एनर्जी मेजर करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वॉट में होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी बाद में बात करेंगे। तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट इतनी एनर्जी इसमें से जनरेट होगी। इसी का उल्टा रिएक्शन भी हम कर सकते हैं। अगर एक गामा रेडिएशन जो है वो किस में स्प्लिट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, ठीक है, तो भी कुल जो हमारे पास आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, संरक्षित रहे। ये एग्जाम्पल है, कुछ नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लर्न होते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई इशू नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यूरेनियम के बारे में पढ़ा होगा, यूरेनियम 238 92, ये वैसे भी आपको रिएक्शन लर्न ही करनी पड़ेगी। जब इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन डालते हैं तो न्यूट्रॉन डालने के बाद ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम में, जिसका द्रव्यमान होता है 234 और परमाणु, उसके परमाणु संख्या होती है 90, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 90। इसके साथ हीलियम निकलता है यहाँ पे, द्रव्यमान 4 और परमाणु संख्या 2। इसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा कण या अल्फ़ा रेज बोलते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा कण है, पॉजिटिवली हीलियम चार्ज पार्टिकल है, धनावेशित हीलियम कण है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास कितना आवेश था, यहाँ पर हमारे पास आवेश था 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अच्छा ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे थे पहले 92 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गए 90 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी टोटल जो आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी कुल जो आवेश है वो भी क्या रहे, उतने ही रहे। यानी इसमें भी आवेशों का कोई लॉस नहीं हुआ, यानी आवेश जितने थे उतने के उतने ही रहे। तो ये हमारे पास होता है आवेश संरक्षण का नियम। यानी किसी भी वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन या आवेशों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान संभव है, तो कुल आवेश हमेशा क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। ये हमारा कौन बोलता है, आवेश संरक्षण का नियम। अब अपन देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भी राशि जो है, भौतिक राशि जो है, अगर वो डिस्क्रीट नंबर की फॉर्म में, डिस्क्रीट का मतलब है कि वो जो है एक नंबर जो है कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार नहीं होकर के वो कुछ आपको अलग अलग पृथक पृथक, जैसे हमने अभी आवेशों के बारे में बात करी ना, आवेश 2 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम, इस तरीके से हमको किसी भी वस्तु में मिलते हैं। यानी किसी भी वस्तु में आवेश जो निरंतर नहीं होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कुछ अलग अलग सॉरी। तो अगर किसी भी वस्तु के अंदर कोई भी भौतिक राशि जो है वो लगातार नहीं होकर के डिस्क्रीट होती है, अलग अलग होती है, सेपरेट होती हैं, 2 कूलाम है, 4 कूलाम है, 5 कूलाम, ऐसा तो नहीं 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, इस तरीके से नहीं होंगी आवेश कभी भी। 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम या -1 कूलाम, 2 कूलाम, इस तरीके से होंगे। अगर कोई भी भौतिक राशि इस तरीके से हमको मिलती है तो उस भौतिक राशि को हम बोलते हैं क्वांटीकृत भौतिक राशि, और उसकी इस गुणधर्म को हम बोलते हैं क्वांटीकरण, ठीक है। और जो आपको एक छोटा सा जो नंबर मिला है उसको अपन बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात है, मोटी मोटी सी बात ये समझने वाली है कि अगर कोई भी भौतिक राशि लगातार नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में है, तो उस प्रकार की भौतिक राशि को हम बोलते हैं क्वांटीकृत भौतिक राशि। उसके इस गुणधर्म को बोलते हैं क्वांटीकरण, और उसकी एक एंटिटी को, एक छोटे से टुकड़े को हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं।
तो आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत को किस प्रकार फॉलो करता है उसको हम पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये बोलता है यदि किसी वस्तु में आवेशों का आदान प्रदान होता है तो आवेश E यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 के पूर्ण गुणज होंगे। इसको अपन लिखते हैं Q = +-Ne। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी भौतिक राशि आपको टुकड़ों की फॉर्म में मिले, लगातार नहीं मिले, जैसे मैं कह रहा हूँ ना आवेश, तो आवेश कभी भी आपको 2.1 नहीं मिलेगा, 2.2 नहीं मिलेगा, 2.3 नहीं मिलेगा, 2 के बाद सीधा 3 ही आएगा, 3 के बाद सीधा 4 ही आएगा, या 10 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा। तो वो क्या है, लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अगर कोई भी भौतिक राशि के अंदर ऐसा गुणधर्म होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्वांटीकृत भौतिक राशि, ठीक है, और उसके इस गुण को बोलते हैं क्वांटीकरण। तो आवेश इसी लॉ को फॉलो करता है। वो क्या बोलता है कि जब भी आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेशों का आदान प्रदान करते हैं, तब आवेश जो है इस नंबर के पूर्ण गुणज होने चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इतना है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी बॉडी के ऊपर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 4.5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी एक क्या बोलते हैं हम, कोई भी इंटीजर नंबर आप समझते होंगे सब, +-1 से जो स्टार्ट होते हैं, तो वो इंटीजर नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगी। तो ये जो है 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। वैसे 0 तो होगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कुछ ना कुछ आवेशों का तो आदान प्रदान हुआ ही है, तो हम 0 को यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। तो n से आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, लेकिन वो कोई दशमलव की संख्या, कोई परिमेय की संख्या नहीं हो सकती। अगर मैं कह दूं किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये संभव नहीं, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। यही इसके कहने का मतलब है, क्योंकि आवेश किसको फॉलो करता है, आवेश क्वांटीकरण को फॉलो करता है। जैसा मैंने आपको बोला, अगर कोई वस्तु लगातार नहीं, अगर कोई भौतिक राशि लगातार नहीं है टुकड़ों की फॉर्म में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण बोलते हैं। और उसकी एक जो मिनिमम जो टुकड़ा होता है उसको अपन क्वांटम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्वांटम है वो ये है 1.6 × 10⁻19 19, यानी अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना है तो इतना आवेश तो उसमें से ट्रांसफर होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो कितना आवेशों का आदान प्रदान हो गया, उसमें इतने आवेशों का आदान प्रदान हो गया। इसको सॉल्व करने पे 1.6 × 10⁻−18 कूलम, यानी इतने कूलम का आवेश उसमें चला जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ये बॉडी है, एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे। मैं कह रहा हूँ कुछ समय बाद यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे 4.5 इलेक्ट्रॉन रह जाए, ये संभव नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं जा सकता। तो यही इसी कहने का मतलब है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो वो इस नंबर का हमेशा मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इतना, मैं कह रहा हूँ इतना आवेश जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जब अब इसको इस नंबर से भाग देंगे तो एक इंटीजर नंबर निकलेगा, या अगर मैं माइनस लगा देता तो -2 आ जाता, तो ये इंटीजर नंबर है ना, इसका मतलब ये बात सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूँ 3 × 10⁻−19, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये इससे पूरा डिवाइड नहीं होता, पॉइंटों में संख्या आएगी। और हम क्या बोल रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो इस नंबर का पूर्ण गुणज होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण गुणज थोड़ी ना है, ये तो पॉइंट में नंबर आ रहा है। तो सीधी सी बात ये है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होंगे तो हमेशा इंटीजर नंबर में, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने भी हो सकते हैं, बस वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और अगर अपन को कुल आवेश निकालना तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला, जैसे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना आवेश ट्रांसफर हो गया,
इतना आवेश ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये था आवेशों का क्वांटीकरण। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उसमें से पहला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका द्रव्यमान अलग से एग्जिस्ट कर सकता है, आवेश अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द्रव्यमान है तो ही आवेश होगा। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु पर आवेश होता है, आवेश अलग से नहीं है। ऐसा नहीं क्यों कि आवेश के ऊपर द्रव्यमान आ गया, नहीं, द्रव्यमान के ऊपर आवेश होगा। इसका मतलब द्रव्यमान एग्जिस्ट करता है तो आवेश एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं कहूँ आवेश एग्जिस्ट करता है लेकिन द्रव्यमान नहीं करता तो ये संभव नहीं है। यानी आवेशों के एग्जिस्ट करने के लिए द्रव्यमान का एग्जिस्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आवेश केवल तभी संभव है जब द्रव्यमान एग्जिस्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका आवेश स्थिर है, रेस्ट में, गति नहीं कर रहा, तो वो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वो किसी चाल से गतिशील है, किसी भी वेग से गतिशील है, कोई भी उसकी चाल है, किसी भी वेग से गतिशील है, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और अगर वो त्वरित है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ त्वरण भी है, तो त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। विद्युत विद्युत का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में। बस अभी आपको ये समझना है, अगर ये इस वस्तु पर आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या होगी? विद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये आवेश गति भी करने लग जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लग जाएगा। बेस्ट एग्जांपल होगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जिसमें आवेश गति करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तो ऑलरेडी था, क्योंकि आवेश तो है, आवेश है तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र भी होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक में। तो कोई भी आवेश अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा उसके आसपास, यानी दूसरे आवेशों को या तो आकर्षित कर रहा होगा या तो प्रतिकर्षित कर रहा होगा। लेकिन अगर ये आवेश किसी नियत वेग से गतिशील होने लग जाए तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, जैसे हमारे विद्युत धारा में होता है। लेकिन यही आवेश अगर किसी त्वरित वेग से गतिशील करने लग जाए, जैसे हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश आता है, वो उसके अंदर जो जब उसके अंदर अगर आवेश होंगे तो कैसी गति करेंगे? वो त्वरित गति करेंगे। तो त्वरित गति जो होता है हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। रदरफोर्ड का जो हमारा मॉडल था, जिसमें उसने बोला था इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसके चारों तरफ गतिशील है। तो बोर्ड ने क्या बोला कि अगर कोई भी आवेश त्वरित गति से गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्योंकि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसका वेग हर बिंदु पर बदलता है और इसकी वजह से उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वही वाली आप वहाँ से बात समझ सकते हो कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है, अगर वो त्वरित है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में रेडिएशन प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, तो ये मेन 3 चीज़ें थी। ये लेक्चर अपन ने यहाँ पे ओवर करना है। 4 मेन पॉइंट पढ़े। योज्यता, 4 आवेशों को जोड़ सकते हो। वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करते। आवेश संरक्षण का नियम, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब आवेशों का आदान प्रदान रहेगा तो कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेंगे। आवेशों का क्वांटीकरण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब भी इलेक्ट्रॉनों का यानी आवेशों का आदान प्रदान होगा तो वो इस नंबर का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये 4 मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।